हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। भारतीय संविधान के सीरीज में एक बार फिर हम एक नए टॉपिक मौलिक अधिकार के साथ आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने संविधान सभा, संविधान निर्माण भाग 1 और भाग 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिटेल्ड वीडियो। एक बार प्लीज़ आप उनको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मौलिक अधिकार की आज हम बात करेंगे। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मौलिक अधिकार समझना हर नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि अगर आपको मौलिक अधिकार पता होगा तो आपको कोई शोषण नहीं कर सकता। ठीक है। और आज की क्लास ये थोड़ी लंबी क्लास होगी। और दोस्तों, मैं ये लंबी क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं डिटेल में आपको मौलिक अधिकार समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रटना नहीं है, ट्रिक नहीं समझ लेना है। ट्रिक तो समझाऊंगा ही, ट्रिक के साथ आपको डिटेल समझना है। क्योंकि अगर किसी एग्जाम में मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो एग्जाम के बाद जो आप ड्यूटी करोगे वहां पर भी वो अधिकार लागू होने वाले हैं, तो आपको समझना चाहिए रादर रटने की। ठीक है। तो बात करते हैं। पहली बार अगर मैं थोड़ा मौलिक अधिकार के पृष्ठभूमि की बात करें तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, ये इंग्लैंड से शुरुआत होता है। इंग्लैंड से शुरुआत होता है। इंग्लैंड में 1215 ईस्वी के आसपास वहां का जो राजा था, वहां का जो किंग था, उसने अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए और बोला कि ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। पहली बार वहां के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए। और वो जो दस्तावेज, जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो मूल अधिकार लिखित में दिए गए, वो उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो मौलिक अधिकार की शुरुआत इंग्लैंड में 1215 से होती है, जिसमें पहली बार यूज होता है वर्ड मैग्ना कार्टा। ठीक है। जिसके अंदर वहां के राजा ने वहां के लोगों को कुछ कानूनी संरक्षण दिया। ठीक है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1919 में पहली बार चर्चा में आया, मूल अधिकार की बात हुई थोड़ा। ठीक है। मूल अधिकार नहीं कह सकते तो नागरिकों के अधिकार या स्वतंत्रता की बात हुई। और ये बात हुई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये क्या है? मॉन्टेग्यू ये बेसिकली भारत के सचिव थे। भारत के सचिव उस वक्त जब भारत गुलाम था, तो दो लोग मिलके पूरा देश चलाते थे। एक तो सचिव होते थे जो ब्रिटेन में बैठते थे। ठीक है। तो मोंटेग्यू कौन थे? सचिव थे। ठीक है, सचिव थे। ठीक है। भारत के सचिव थे। और चेम्स फोर्ड वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की चर्चा किया इसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। दिया नहीं। ठीक है, सिर्फ चर्चा हुई है। तो चर्चा कहाँ हुआ? 1919 में। लेकिन औपचारिक रूप से कब इसकी चर्चा हुई है, मांग की गई औपचारिक रूप से कब भारतीयों के द्वारा मांग की गई मौलिक अधिकार की? तो मांग की गई 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में पहली बार चर्चा की गई कि मौलिक अधिकार भारतीयों को मिलने चाहिए। औपचारिक रूप से मांग की गई। औपचारिक रूप से मांग की गई किसकी? मौलिक अधिकार की। कब? 1928। तो ये ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार औपचारिक रूप से मौलिक अधिकार की मांग कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। इसके बाद 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन 1931 में। और यहाँ मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय का प्रस्ताव पारित होता है। मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय का प्रस्ताव पारित होता है, यानी मौलिक अधिकार की चर्चा यहाँ भी होती है। फाइनली 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है। भारत शासन का अधिनियम, क्योंकि इससे कई क्लॉजेस, कई चीजें जो भारतीय संविधान है उसमें भी ली गई हैं भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों, यहां पर भी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं मिलती। मौलिक अधिकार की गारंटी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं प्राप्त होती नागरिकों को। फाइनली 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है, भारत का महान संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तब तब से यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन और मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए गए। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार मिला कब?
तो 26 जनवरी 1950 से देश में मौलिक अधिकार यानी संविधान के लागू होते ही लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। तो ये तो रहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो एक दो डेट याद रखनी है कि पहली बार चर्चा मैग्ना कार्टा, इसीलिए जो भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को पहली बार इंग्लैंड में क्या कहा गया था? 1215 में मैग्ना कार्टा। तो 3 डेट याद रखनी है। 1215 मैग्ना कार्टा इंग्लैंड, 1919 चेम्सफोर्ड सुधार में बात की गई, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की औपचारिक मांग की गई, और फाइनली 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान के लागू होते ही भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में यह लागू हो जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा पृष्ठभूमि। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 डिटेल में। तो भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। भाग 3 की पहले कुछ प्रमुख विशेषताएं समझ लेते हैं। भाग 3 को पहले तो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये चीज समझना है आपको। और भाग 3 की और क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। पहला है, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। तो यह जो मौलिक अधिकार है भाग 3 संविधान का, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनको समान अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, इन अधिकारों की रक्षा स्वयं न्यायालय द्वारा की जाती है। यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में 12 से 35 तक, इन सभी अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायालय के द्वारा किया जाता है। समझ आई बात? यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी गारंटी देता है कि भारत के लोगों को उनका मौलिक अधिकार मिलेगा, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। संसद इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन इसको कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में। जैसे कि अगर देश में कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाती है, या गृह युद्ध छिड़ जाता है, या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इन मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, या इनको कुछ कट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है, ना कि विदेशियों को। ये चीज समझनी है। तो किसको दिया गया है? नागरिकों को। नागरिक कौन है? जो भारत के लोग हैं, नागरिकता जिनके पास भारत की नागरिकता है, उनको ये मूल अधिकार दिए गए हैं, ना कि विदेशियों को। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो किसी भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग्स पर लागू होता है, वो चाहे इंसान भारत का हो या किसी अन्य देश का। ठीक है, अगर वो भारत में है तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जो विदेशियों पर भी लागू होते हैं। यानी ये मौलिक अधिकार जो 14 में दिए गए हैं और 21 में, ये मौलिक अधिकार समस्त लोगों पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हो या नागरिक ना हो। ये अधिकार निलंबन योग्य हैं, जैसा कि मैंने बोला, इनको निलंबित किया जा सकता है, परंतु विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? आपातकाल हो सकता है, या कहीं पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे स्थिति पे इसको निलंबित किया जा सकता है। और कौन सी धारा के अंतर्गत? तो 359 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इनको निलंबित किया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। कब? विशेष परिस्थितियों में। और विशेष परिस्थितियां, कहीं गृह युद्ध छिड़ा है या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थिति में इनको निलंबित किया जा सकता है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 359 अनुच्छेद के अंतर्गत इनको निलंबित किया जाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है कि क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? यस। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 359 के अंतर्गत। लेकिन कब? विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, इसमें भी जो हमने बताया था 12 से लेकर जो 35 तक के आपके अनुच्छेद हैं, इनमें से जो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 है, 20 और 21 ये हर हालात में लागू रहेंगे, ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते।
चाहे वह गृह युद्ध हो या दूसरे देश से युद्ध छिड़ा हो, उस केस में आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 सभी को प्राप्त होते रहेंगे, यानी भारत के नागरिकों को ये प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि भाग 3 को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। भाग 3 मैंने कहा, क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण संविधान का पार्ट है, और इसे क्या कहा गया है, ये संविधान की मूल आत्मा है, मूल ढांचा है। समझ आई बात, मूल ढांचा है। ठीक है, जिसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हुआ, इसमें कहा गया कि इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है कि ये अनुच्छेद नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। लेकिन विदेशियों को भी कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, 14 और 21। ये निलंबित किए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 359 के तहत। ठीक है, लेकिन 20 और 21 तब भी लागू रहेंगे। इसे मूल ढांचा कहा गया है पूरे संविधान का, और मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसके अंतर्गत जब हम बच्चों अनुच्छेद पढ़ रहे होंगे, आपको समझा दूं कि इन अनुच्छेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद हुए हैं, यानी जो केस हुए हैं, उनको भी हम समझेंगे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, बात करते हैं मौलिक अधिकार की सूची की। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है, मैंने बात किया कि मौलिक अधिकार आपका 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, लेकिन मेन जो अनुच्छेद जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 14 से लेकर 32 तक, 14 से लेकर 32 तक। बाकी 11 12 13 में क्या दिया गया है, या 33 34 और 35 में क्या दिया गया है, उसको भी समझेंगे। बट जो मौलिक अधिकार मेन रूप से दिए गए हैं, वो 14 अनुच्छेद से लेकर 32 तक दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला अनुच्छेद, पहला मौलिक अधिकार को, दोस्तों मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांट दिया गया है। 14 से लेकर जो 32 तक के अनुच्छेद हैं, उनको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। ठीक है, समझिए। पहला भाग है, कहता है समता का अधिकार, समता या समानता, समानता या समता, समता या समानता, ये 14 से लेकर 18 तक के जो अनुच्छेद हैं, ये किसमें आते हैं, समता का अधिकार। इसमें क्या बात की गई है, तो मूल रूप से 14 से 18 में क्या बात की गई है कि सभी को, सभी के लिए कानून सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, भेदभाव का निषेध होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक जो रोजगार मिले उसमें सबको समान अवसर मिलने चाहिए, यानी पूरी रूप से हर चीज के लिए समानता की बात की गई है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों, इनको एक एक अनुच्छेद को डिटेल में भी समझेंगे, अभी हम इनको पहले समझ लेते हैं कि जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो पहला हो गया समता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक। आपको एक छोटी सी राइम समझा देता हूं, याद करने का ट्रिक, कि समता ने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध धर्म, धर्म और संस्कृत, धर्म और संस्कृत, धर्म और, यहां लिख देता हूं, धर्म और संस्कृत का संवैधानिक उपचार किया, का संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार किया, उपचार किया। देखिए कैसे याद करेंगे, समता एक लड़की है, समता एक लड़की है, समता क्या है, एक लड़की है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए ये फाइट करती है, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए फाइट करती है, किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध धर्म और संस्कृत, धर्म और संस्कृत का संवैधानिक उपचार किया इसने।
ठीक है। समता एक लड़की है जो स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धर्म और संस्कृति का संवैधानिक उपचार करती है। अब समझिए, समता का मतलब है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का मतलब है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का मतलब है 23 से लेकर 24, धर्म का मतलब है 25 से लेकर 28, 25 से 28, संस्कृत का मतलब है 29 से लेकर 29 और 30, 29 और 30, और संवैधानिक उपचार का मतलब है 32। 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचार। यह 6 हो गए, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृत और संवैधानिक उपचार। समझ आ गई बात? तो क्या याद हो गया? समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धर्म और संस्कृत का संवैधानिक उपचार किया। तो समता मतलब अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का मतलब है अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 में स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसका मूल भावना यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, संघ यानी कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो उसकी स्वतंत्रता हो, कोई रोजगार करना चाहते हो उसकी स्वतंत्रता हो, यानी हर चीज में आपको स्वतंत्रता की बात की गई है यहां पर। ठीक है। तो स्वतंत्रता कौन से कौन अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 22 से लेकर 19 से लेकर 22 तक। बात करते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। शोषण के विरुद्ध इसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम कराना, किसी से बेगारी कराना, इसकी बात की गई है। और 24 अनुच्छेद में बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 24 में। ठीक है। बाल श्रम को क्या करना है? प्रतिबंध करना है। क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं आगे। तो 3 हो गया, समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता सॉरी 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता। कहां से? 25 से लेकर 28 तक बात करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में शिक्षा लेने और उसका संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। उसका संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। समझ आई बात? अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति है, उसका संरक्षण करना, और उनको जो बेसिक एजुकेशन भी दी जा रही है वो भी उनके भाषा में दी जाए। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार इसे कहा गया है संविधान का मूल आत्मा। क्या कहा गया है? मूल आत्मा। क्योंकि मौलिक अधिकारों की मूल आत्मा कहा गया है, और ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा। क्योंकि यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 32 ही है दोस्तों, जो अगर कोई भी राज्य या कोई भी राज्य या केंद्र कुछ भी है, अगर ये किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिट जारी करा सकते हैं वो मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। समझ आई बात? तो इसी अनुच्छेद में जो कोर्ट है यानी जो न्यायालय है वह नागरिकों को संवैधानिक अधिकार देता है प्रोटेक्शन के लिए। किसके? इनका जो मौलिक अधिकार है उसके संरक्षण के लिए। बात समझ आ गई? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां तक बात क्लियर है? तो 6 हो गए। कौन से? समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धर्म और संस्कृति के लिए संवैधानिक उपचार किया। ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके समझेंगे। तो जैसा कि मैंने दोस्तों बोला था कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं। 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं। तो जो शुरू के 2 अनुच्छेद हैं यानी अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्य हो गए यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सारे राज्य हैं और क्या है? नहीं। राज्य की परिभाषा ये तो है, ये छोटी सी डेफिनेशन है। जो संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा है, मौलिक अधिकार में जो राज्य की परिभाषा दी गई है
वह निम्नलिखित है। क्या है देखिए, भारत सरकार यानी जो केंद्र सरकार है वह भी एक राज्य है। अब उसको केंद्र सरकार मत समझिए, वो एक राज्य है। राज्य की सभी सरकारें यानी 28 जो राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी, इन सबको मिला के संसद, संसद यह भी एक राज्य की तरह ट्रीट होगा। राज्य की विधानसभाएं, यह भी एक राज्य की तरह ही ट्रीट किया जाएगा मौलिक अधिकार में। स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम हो गया, पंचायत हो गए, यह भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। अब क्यों आएंगे अभी आपको समझाऊंगा। या ऐसा कोई भी निकाय, ऐसी कोई भी संस्था जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है या भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी जिस पर भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है या भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है, ऐसी सभी संस्थाएं जैसे ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, सेल हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे कोई भी संस्था जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। वो सभी संस्थाएं राज्य कहलाएंगी। इसका मतलब क्या है समझिए, यानी कि ये सभी संस्था उनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम लागू करते हैं। जैसे रेलवे रेलवे को संचालित करने के लिए वो नियम बनाता है, तो रेलवे को संचालित करने के लिए नियम तो ही रेलवे बनाएगा, कोई और तो बनाएगा नहीं। अब वो कोई ऐसा नियम नहीं बना सकता रेलवे जो मौलिक अधिकारों को हनन करे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसका मतलब समझ गए कि वो अपने आप में एक राज्य है और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकार भंग हो। इसी तरह से ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, कोई भी निकाय, पंचायत है, नगर निगम है, ये भी तो नियम बनाते हैं संचालित करने के लिए इनके रोजमर्रा की जिंदगी के कार्य। लेकिन ये कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते जिससे कि मौलिक अधिकार का हनन हो। इसीलिए इन सबको किसमें रखा गया, राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सभी राज्य हैं, अपने आप में एक राज्य हैं, क्योंकि ये सब अपने आप को संचालित करने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बनाते हैं और जो नियम कानून बनाएंगे वो राज्य हैं, ठीक है। और ये नियम कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 12। तो 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, और राज्य क्या है आपको ये समझा दिया। अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 कहता है कि किसी भी ऐसे कानून की अमान्यता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अभी बताया कि कोई भी राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। कानून जो कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है वह क्या हो जाएगा, शून्य यानी कि नल और वाइड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो भी भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसके द्वारा भी कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करे, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। इनके कुछ सब क्लास दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 13(1). 13(1) ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले भी अगर भारत में कोई भी कानून ऐसा है जो किसको, अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, भले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है या किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है जो राज्य की श्रेणी में आती है, ऐसी कंपनी जो राज्य की श्रेणी में आती है, और राज्य की श्रेणी में क्या आएगा वो मैंने आपको समझा दिया। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा निकाय जो राज्य यानी भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित है मतलब फाइनेंस किया जा रहा है उसको। तो 26 जनवरी 1950 से पहले के भी सारे नियम कानून अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन करते हैं तो क्या हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे, यानी वो शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि अनुच्छेद लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी अगर कोई ऐसा कानून बना है किसी भी ऐसे राज्य के द्वारा जो कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, उन राज्यों के द्वारा अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह भी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्य। अनुच्छेद 13(3) में क्या दिया गया है, कानून और कानून लागू करने की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, संविधान संवैधानिक संशोधन इस अनुच्छेद के दायरे में नहीं आता, यह कहना चाह रहा है कि 13(4) के
अंतर्गत संवैधानिक जो संशोधन किए जाते हैं संसद के द्वारा, वो इसके अंतर्गत दायरे में नहीं आते। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जो हुआ, इसमें कहा गया है कि मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक है, पहले तो आपको और मैं बात बताऊंगा, केसेस बताऊंगा किसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है। जो पहला निर्णय आया था उसमें कहा गया कि आप मूल ढांचा को बदल ही नहीं सकते, मूल ढांचा को बदल ही नहीं सकते। लेकिन जब 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया तो इसमें कहा गया कि आप जो मूल ढांचा है संविधान का, जो मूल ढांचा है उस पर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो यह है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ऐसे किसी भी कानून या नियम को जो राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, अगर वो अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं यानी उल्लंघन करते हैं तो उनको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, यही अनुच्छेद 13 कहना चाह रहा है, ठीक है। बात करते हैं आगे इससे जुड़े कुछ बात। तो एक है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, ये बहुत महत्वपूर्ण एक केस हुआ था। और इसकी अगर पृष्ठभूमि समझें तो गोलकनाथ एक जो है परिवार था पंजाब में, और ये एक तरह से भूमि स्वामी थे, है ना, जमींदार थे, जमीन बड़े जमीन के मालिक थे। और जब जमीन सुधार कानून आया जिसके थ्रू जिनके पास ज्यादा जमीन थी लेके जो गरीब हैं उनके उनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, जो जमीन सुधार कानून आया उसके तहत इनकी जमीन कुछ अधिग्रहित कर ली गई, ठीक है। तो जब इनके द्वारा कुछ जमीन अधिग्रहित की गई तो इनको लगा कि यह हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि 19 अनुच्छेद 19 और 31 में संपत्ति को भी पहले संपत्ति को भी संपत्ति को भी मूल अधिकार के उसमें रखा था, किसमें रखा था, मौलिक अधिकार में रखा था। पहले शुरू में अभी मैंने आपको 6 बताए थे ना मौलिक अधिकार था, अभी आपको मैंने 6 मौलिक अधिकार बताए हैं। समता, स्वतंत्रता, समता ने स्वतंत्रता के लिए, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृत के लिए क्या करती है, संवैधानिक उपचार करती है। पहले एक 7वां मौलिक अधिकार भी था, वह था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति रखने का अधिकार भी वो मूल अधिकार था। बाद में इसमें संशोधन करके इसको 300 ए में जोड़ा गया, उस डिटेल में बात करेंगे आगे, बट अभी आप ये समझ लें। तो पहले चूंकि ये मूल अधिकार था, क्या था, मूल अधिकार, तो केस क्यों आया, क्योंकि ये मूल अधिकार था, ठीक है। अब ये मूल अधिकार था संपत्ति रखना, तो इन्होंने बोला कि भाई अगर हमारी जमीन है, ये हमारी संपत्ति है, तो कोई भी सरकार मुझसे कैसे ले सकती है, क्योंकि ये तो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप संपत्ति का संग्रहण कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, ठीक है। तो जमीन सुधार कानून के तहत ये एक बड़ा रोड़ा था, संपत्ति जो मूल अधिकार बन गया था, ठीक है। तो इस पर जो है इसमें जो याचिका दायर की गई गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ, तो इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने 6-5 यानी 11 पीठ की, 11 जजों की पीठ बैठी, 11 जजों की पीठ बैठी, ठीक है। और इसमें 6-5 के बहुमत से फैसला हुआ कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले उस टाइम पे क्या था कि जो संपत्ति है यह भी क्या था, संपत्ति भी क्या था, यह मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। अब मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, ठीक है, और कोर्ट कह दिया अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब आप इनकी जमीन नहीं ले सकते। मौलिक अधिकार संविधान का अपरिवर्तनीय हिस्सा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप पूरे संविधान में चेंज कर लो, लेकिन मौलिक अधिकार में चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या कहा, संविधान में संशोधन भी कानून की श्रेणी में आता है, इसलिए उस पर अनुच्छेद 13(2) लागू नहीं होगा, ठीक है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकार का हनन करे, जो कि अभी हम 13 में बात कर रहे थे, अनुच्छेद 13 में बात कर रहे थे। तो अब आपको समझ आया कि गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य 1967 में केस हुआ दोस्तों, इसमें जो है चूंकि संपत्ति मूल अधिकार के श्रेणी में थी, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं हो ही सकता, हो ही नहीं सकता, आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब ये सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था जमीन सुधार करना, क्योंकि जमीन सुधार कानून जहां प्रॉपर्टी किसी से ले रहा है, किसी से जमीन लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है,
या फॉर दैट मैटर सरकार रोड ही बना रही है और रोड बनाते हुए सामने किसी की जमीन आ गई, उसने बोला नहीं भाई हम जमीन नहीं देंगे, तो सोचो इतनी लंबी रोड आई वहां रुक जाएगी रोड, ऐसे तो कोई भी मना कर देगा। हालांकि उसकी जिसकी भी जमीन ले रहे थे, ऐसा नहीं कि फ्री में ले रहे थे, उसको मुआवजा दिया जा रहा था और मार्केट रेट से ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार में, ये एक रोड़ा बना सरकार के विकास के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अगला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसकी अभी बात कर रहे थे शुरू में। तो इस केस में बोला गया कि ये केस क्या था, ये भी पहले इसका पृष्ठ भूमि समझ लीजिए। केरल में एक संत थे केशवानंद भारती, ठीक है। इनका मठ था ऐश्वर्य मठ के नाम से, ऐश्वर्य मठ के नाम से केरल में इनका क्या था, मठ था। और जमीन सुधार के तहत इनका मठ की भी कुछ जमीन थी जो इस जमीन सुधार कानून के अंतर्गत आ गई। तो इन्होंने भी कहा कि भाई यह तो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। धार्मिक संस्थाओं को ये 26 अनुच्छेद 26 देता है, मैंने बताया ना धर्म के लिए, ठीक है। तो धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति रखने का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है। तो ये चले गए 26 सुप्रीम कोर्ट की भाई अनुच्छेद 26 के तहत तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारा कोई मठ है, हमारा धर्म है, हम हमारे धर्म के धार्मिक संस्थाओं को अपनी संपत्ति संग्रहण करना, उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार है, फिर हमसे क्यों जमीन ली जा रही है। तो यहां पर 13 जजों की पीठ बैठी और 7-6 से फैसला किया, क्योंकि तब तक संसद को क्या किया इसने, 7-6 से फैसला किया और यहां पर संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है 368 के तहत। तो ये बोला जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने फैसले में बोला कि 360 और जितने भी अनुच्छेद जितने भी ज्यादा संविधान संशोधन होते हैं वो 368 के तहत ही होते हैं, ये जान लीजिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो वह होता है 368 के तहत। तो ये बोला कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जो बड़ जोड़ दिया, मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। यानी कि जो आपका संसद है वह चाहे तो संशोधन कर सकता है, लेकिन जो मूल भावना है संविधान की, मूल संरचना है संविधान की, उसको नहीं बदला जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान भारत की आत्मा है, ठीक है। और कुछ सिद्धांत इतने मूलभूत हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक है। तो बात समझ आई। जो उन्होंने इससे पहले वाले केस में यानी कि जब 67 का जो केस हुआ था उसमें बोला कि आप चेंज कर ही नहीं सकते, यानी अपरिवर्तनीय है आपका जो मौलिक अधिकार है, जबकि यहां पर बोला कि आप चेंज तो कर सकते हो लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, उसकी जो मूल भावना है वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं अब यहां से 12 और 13 हो गया बच्चों, 12 और 13 आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक हमने डिटेल में बात किया, उससे रिलेटेड वाद की बात किया भी किया है ना। अब हम बात करते हैं जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें से पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया है। फटाफट पहले इनको 14, 15, 16, 17, 18 समझ लेते हैं क्या दिया है, इसके बाद इनको डिटेल में समझेंगे। 14 क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, यानी चाहे वो कोई भी हो उसको कानून के समक्ष क्या मिलनी चाहिए, समानता सबके लिए होनी चाहिए, कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, सभी के लिए कानून क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 15 क्या कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के स्थान पर कोई भी भेदभाव ना करे। 16 क्या कहता है कि जो सार्वजनिक रोजगार हैं यानी जो गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर की जो जॉब है, नौकरियां हैं, वहां पर सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। 17 क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए। 18 क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत होना चाहिए, कोई महाराजा, राजा, राय, राय बहादुर ऐसे वर्ड का यूज नहीं करेगा, सिवाय कोई शैक्षणिक चाहे तो रख सकता है, जैसे कोई पीएचडी किया है तो डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। तो वो उपाधि नहीं है, उसको लिए सम्मान है, उसने उसको अर्जित किया है, ठीक है। जबकि ये जैसे राजा महाराजा ये जेनेटिकल आते थे, ये जन्म के आधार पर मिलते थे, ठीक है। तो शैक्षणिक उपाधियों को धारण करने का अधिकार रहेगा। तो अनुच्छेद 14 को अब समझते हैं बेटा डिटेल में।
कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए और कानून का सबको समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 14 है यह कहते हैं नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। नकारात्मक क्यों है दोस्तों, पहले ये समझते हैं। राज्य के लिए यह नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 देता है वो राज्य को प्रतिबंधित करता है कि किसी के साथ तुम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को मनमाने ढंग से ना तो तुम फायदा पहुंचा सकते हो और ना ही मनमाने ढंग से तुम उसका हानि कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई विपक्ष का ही व्यक्ति है, अब सरकार की जिसकी है उसके जो विपक्ष के लोग हैं, सरकार ऐसी भावना से कार्य करे कि उनकी बिल्डिंग गिरा दे, उनके साथ कुछ ऐसा कार्य करे, ठीक है, जो कि संवैधानिक नहीं है, जो कि कानूनी नहीं है। समझ आई बात? उनको भी समान कानून संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी ऐसे पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। यानी क्या कह रहा है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने या किसी व्यक्ति या समूह को विशेष लाभ देना, ऐसा नहीं कि कोई सरकार है किसी खास समुदाय की है, वो उसी को फायदा पहुंचा रही है, बाकी दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, तो ये नहीं कर सकती, ये करने से आपको रोकता है। तो इसलिए राज्य के लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव यानी नकारात्मक चीज हो गई। यह सरकार को बिना किसी उचित कारण के किसी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दे सकता और ना ही किसी को अधिकारों से वंचित कर सकता है। समझ आई बात? इसलिए राज्य के लिए क्या है, नेगेटिव है। लेकिन राज्य के लिए सकारात्मक भी है। क्या सकारात्मक है? कि इसी के साथ अनुच्छेद 14 में कुछ इनको राज्य को क्या किया गया है, उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति भी देता है। कहता है कि आप कुछ हद तक आप लोगों के कुछ पर्टिकुलर लोगों को आप ज्यादा फेवर कर भी सकते हो, ठीक है, यानी कुछ को फायदा पहुंचा भी सकते हो। लेकिन कैसे? अगर वो समाज समानता से बहुत पीछे है। समझ आई बात? तो कैसे अनुमति देता है अनुच्छेद 14, कि आप किसी को फायदा पहुंचा सकते हो जो समाज समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो सकता है। यानी ऐसा समाज जो शोषित है, वंचित है और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज को राज्य चाहे तो उनको कुछ स्पेशल विशेष प्रावधान करके उनको भी मेन स्ट्रीम में यानी कि विकास की धारा में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यह समान संरक्षण, इसे इक्वल क्या कहा जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन कहा जाता है। यानी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सकारात्मक भेदभाव है। तो सकारात्मक भेदभाव, कैसा भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, सकारात्मक भेदभाव करने की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 14 राज्य को सकारात्मक भेदभाव करने की अनुमति देता है। यानी ऐसे वर्ग जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, ठीक है, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको विशेष धारा में, उनको समाज की धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकता है। यानी कि उनको चाहे तो आरक्षण दे सकता है, नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, शैक्षणिक रूप से उनको कुछ फायदा दे सकता है। यह अधिकार राज्य को अनुच्छेद 14 देता है, ठीक है। तो वैसे तो आपको किसी के साथ क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है, परंतु कुछ सकारात्मक भेदभाव किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, यह अनुच्छेद 14 कह रहा है। इससे संबंधित कुछ केस भी हुए, जैसे कि एक केस हुआ 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। इंदिरा साहनी ने केस किया भारत सरकार पे। जो मंडल कमीशन लागू हुआ, यानी कि जो ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था, ओबीसी आरक्षण लागू हुआ जिसमें मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग को देने के लिए प्रावधान किया। इंदिरा साहनी कोर्ट में जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, ये क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। यानी कि जो अनुच्छेद 14 कह रहा है कि सभी को समान देखना चाहिए राज्य को, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये सकारात्मक भेदभाव है। कैसा भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव है। और अगर सकारात्मक भेदभाव राज्य करती है किसी विशेष लोगों को जो समाज से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सोशली उतने अच्छे नहीं हैं, वंचित हैं, उनको समाज की धारा में लाने के लिए
अगर राज्य सरकार चाहे तो कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकती है, और ये ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है उसी स्पेशल प्रावधान यानी सकारात्मक भेदभाव के द्वारा किया गया है, इसलिए ये हट हट नहीं सकता, ये लागू ही रहेगा। समझ आई बात? तो ये केस हुआ इंदिरा साहनी का 1992 में। ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु 1974। कोर्ट ने क्या कहा? अनुच्छेद 14 मनमानी कार्रवाई को रोकता है। किसी राज्य को किसी भी व्यक्ति के ऊपर मनमानी ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकता। वो किसी भी विशेष आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, और किसी विशेष व्यक्ति को, किसी भी इंसान को वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, टारगेट नहीं कर सकता किसी को। समझ आई बात? ये चीज आपको अनुच्छेद 14 कहता है। नहीं तो ऐसे तो क्या होगा कि एक पार्टी जैसे सत्ता में आएगी दूसरे पार्टी वालों को तो जीना मुश्किल कर देगी। लेकिन ये अनुच्छेद 14 सबको समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त प्रदान करता है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो कोई भी राज्य किसी भी के साथ धर्म के आधार पर, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15(1) कहता है। 15(2) क्या कहता है? कि सभी नागरिकों को जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि दुकानें, किसी दुकान में जाना है, किसी होटल में जाना है, किसी सार्वजनिक पेयजल है, या जैसे सिनेमा हॉल है या मंदिर है, मतलब जो धार्मिक स्थल है, वहां पर जाने से कोई रोक नहीं सकता कि ये इस जाति का है इसलिए नहीं जाने दिया जाएगा, या ये महिला है या ये पुरुष है नहीं जाने दिया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले सबरीमाला का एक केस हुआ था जिसमें महिलाओं को जाने की पाबंदी थी। वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस को बोला कि इन महिलाओं को अगर वहां जाना है तो वहां तक आपकी ले जाने की आपकी जवाबदारी है। क्योंकि अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी को भी जाति या इवन धर्म या लिंग के आधार पर, महिला है, पुरुष है या थर्ड जेंडर है, इसके आधार पर आप कहीं जाने से उसे रोक नहीं सकते। ये हमारा संविधान अनुच्छेद 15 में उनको ये अधिकार देता है। समझ आई बात? कुछ सकारात्मक भेदभाव भी किए जा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो राज्य को अनुच्छेद 15 यह भी देता है कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का अनुमति भी देता है। क्या अनुमति है? अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं हैं और बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको शैक्षणिक रूप से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, यानी जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर इनको आरक्षण देने का प्रावधान कर सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 15(4) के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? अब ये कब जोड़ा गया है तो ये भी देख लीजिए। तो प्रथम संविधान संशोधन जब 1915 में हुआ था तब ये जोड़ा गया था। ठीक है, तब ये जोड़ा गया था कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शैक्षणिक रूप से उनको आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, जो जैसे माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यानी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इनके आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15(5) में। ठीक है, और ये 93वां संशोधन हुआ था 2005 में, इसके द्वारा जोड़ा गया है। तो एससी, एसटी, ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कब से मिला? 93 जो संशोधन हुआ था 2005 में, उसके माध्यम से। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है? कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, अभी रिसेंटली ये संविधान में संशोधन किया गया है, 103वां संविधान में संशोधन हुआ था। कब? 2019 में, जिसके द्वारा जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा। ठीक है, तो जॉब में भी दिया गया है और शैक्षणिक संस्थानों में भी इनको दिया गया है। सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग थे, लिमिट क्या है? 8 लाख से जिनकी लिमिट नीचे है,
यानी एनुअल इनकम जिसकी 8 लाख से कम है, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के बाद व्यवस्था की गई है। यानी कि जो राज्य सरकार है वह जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकती है, बट ये भेदभाव कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सकारात्मक है, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान किया जा सकता है। 4 में कहा गया है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 15.5 में क्या कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। और 15.6 में जो 2019 में संशोधन हुआ, 103वां संशोधन, इसमें कहा गया है कि 10% का आरक्षण जनरल वर्ग यानी सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर की जॉब है, यहां पर सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो अनुच्छेद 16 एक क्या कह रहा है कि सरकारी नियुक्तियों और पदों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 16 2 क्या कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, वंश, जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राइट। तो यहां पर कहा गया कि यहां पर भी सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है? जिसमें हमने बोला है कि सकारात्मक भेदभाव भी सरकार कर सकती है, जैसा कि अनुच्छेद 3 कहता है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि निवास के आधार पर कुछ विशेष राज्य के लोगों को उनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से उनको कुछ अलग अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि तेलंगाना जैसे राज्य हैं, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, ठीक है, तो उनको अलग अधिकार दिए गए हैं या दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद कौन कहता है? 16(3). तो निवास के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट इट शुड बी अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे उनकी भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं या वहां की आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं कि उनके उसके आधार पर उनको कुछ विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। 16(4) क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी सेवाओं में, जो सरकारी जॉब है वहां पर अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करना जरूरी है सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। ये 16(4) कहता है। तो यहां पर भी किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जाति के आधार पर। परंतु यह क्या है? सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग जो अनुसूचित हैं, अनुसूचित जनजाति और जाति, ये दोनों ही जो समाज है, समाज की जो मूल धारा है उससे कोसों दूर हैं और बहुत लंबे समय से ये मतलब इनको वंचित किया गया है। ठीक है, तो सोशली और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े रहे हैं। तो इनको अगर मेन धारा में लाना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो इनको कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इनको भी मौका मिले और ये भी अपना प्रतिनिधित्व कर सके सरकार में। ये 16(4) कहता है। 16(4)(a) जो कि 77वां जो संविधान संशोधन हुआ 1995 में, इसके माध्यम से जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो पदोन्नति होगी, देखिए 16(4) में क्या कहा गया है कि नौकरियों में आरक्षण क्या होना चाहिए? नौकरी में आरक्षण। नौकरी कैसी नौकरी? गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी है तो उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। ये 16(4) कह रहा है, आरक्षण मिलना चाहिए। करेक्ट है। 16(4)(a), तो 16(4)(a) क्या कह रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? प्रमोशन में। ठीक है, तो जो प्रमोशन होता है उस पर भी आरक्षण होना चाहिए, अगर जो हायर लेवल मैनेजमेंट है वहां पर इनका प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि प्रमोशन होगा उस पर भी इनको उनके रेशियो के आधार पर, उनकी क्या पॉपुलेशन है उसके आधार पर वहां पर भी उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए और मिलना चाहिए। और 16(4) ये इंश्योर करता है कि उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, 16(4)(a), 16(4)(a) में प्रमोशन में आरक्षण दिया गया है। और किसके माध्यम से? 77वां संविधान संशोधन 1995। 16(4)(b) क्या कहता है? 16(4)(b) ये 81वां संविधान संशोधन हुआ 2000 में, और इसके माध्यम से कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी साल ऐसा होता है कि आरक्षित पदों को कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? मान लीजिए एक साल वैकेंसी आई 100, इस साल वैकेंसी आई। ठीक है, किसके लिए?
SC ST के लिए। अब 100 में से जो SC ST के कैंडिडेट आए वो केवल 70 कैंडिडेट ही फिल हो पाए, बाकी के कैंडिडेट आए ही नहीं। तो 30 नौकरियां इसकी बच गई। कितनी बची? 30। ये रिक्त स्थान रह गए OBC के इनके लिए। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये 30 किसी और को दे दिया जाएगा, ये 30 अगले साल के लिए क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये मान लीजिए 25 में आई, 2025 में जॉब आई, तो अब जब 2026 में कोई जॉब आएगी, 26 में आएगी, तो अगर मान लीजिए 26 में भी 100 वैकेंसी आती है इनके लिए, तो ये 30 वैकेंसी इसमें ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 वैकेंसी ऐड हो जाएगी। तो टोटल 2026 में कितनी वैकेंसी होगी? तो 130 वैकेंसी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 130 वैकेंसी हो जाएगी। यही कहलाता है कैरी फॉरवर्ड का नियम। यानी ये जो उनके लिए आरक्षित सीट है वो किसी और को नहीं दी जाएंगी, बल्कि अगले साल उन्हीं के कैंडिडेट को दी जाएंगी। समझ आई बात? यही होता है कैरी फॉरवर्ड का नियम। अनुच्छेद 16(6). 16(6) क्या कहता है? अभी बात किया है कि 103 में 103वां जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ, इसके माध्यम से EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग जो हैं, सामान्य वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, उनको भी 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है नौकरियों में। तो देखिए 15 क्या कह रहा है, अगर 15 में हम बात करें ना, तो 15 बात कर रहा है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात कर रहा है, जबकि 16 क्या बात कर रहा है? नौकरियों में, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 16 के कुछ महत्वपूर्ण वाद। एक तो इंदिरा साहनी का केस जो 1992 में हुआ था, मैंने बताया था कि मंडल कमीशन जब 27% लागू कर दिया गया BP सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? BP सिंह की सरकार थी उस टाइम पे। तो किसके द्वारा? VP सिंह की सरकार थी। ठीक है, BP सिंह की देन है, BP सिंह की सरकार है। मंडल कमीशन था, BP मंडल उनका भी नाम था शायद। तो उन्होंने ये मतलब एक तरह से सरकार को एडवाइस किया था कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो ये लागू हो गया, और बाद में जब ये केस गया, इंदिरा साहनी का केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहरा, बोला ये सही है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर है और ये किया जा सकता है, राज्य का अपना अधिकार है। ठीक है, लेकिन जो आरक्षण है वो 50% की सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक साल 100 जॉब आती हैं, 100 पद रिक्त हैं, 100 पद में 50% आरक्षण हो सकता है, जैसे 27% OBC हो गया। ठीक है, 27% OBC हो गया, और बाकी जो 23% है दोनों मिला के SC ST हो जाए। ठीक है, तो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी दिया। M नागराज बनाम भारत सरकार 2006 में आया। M नागराज बनाम भारत सरकार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4)(a) को भी वैध ठहराया, जिसके अंदर प्रमोशन की बात की गई थी। ठीक है, तो 16(4)(a), ठीक है, नहीं 16(4)(a) में तो नौकरियों में ही प्रावधान किया गया था, हाँ पदोन्नति में। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण, तो इसको भी क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने? वैध ठहराया था कि अगर इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है इस समाज का, तो राज्य सरकार चाहे तो प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ 3 शर्तें होनी चाहिए कि वो पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ापन हो उस समाज में, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, यानी जिस पोस्ट के लिए आप प्रमोशन कर रहे हो वहां पर उनके लोग नहीं हो, यानी बहुत कम मात्रा में हो, और प्रशासनिक दक्षता हो जिसका भी आप प्रमोशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक विशेष वर्ग का है तो आप उसका प्रमोशन कर दोगे ये जाने बगैर कि वो काबिल इंसान है उस पोस्ट के लिए या नहीं। वो काबिल होना चाहिए तभी उसका प्रमोशन होगा। तो ये 3 चीजें भी जोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें? M नागराज बनाम भारत सरकार, जो 2006 में केस हुआ था। देवदास बनाम भारत सरकार 1964 में हुआ। इस मामले में भी कोर्ट ने अनुच्छेद 16(1) और 16(2) को मनमाने भेदभाव को रोकने के लिए कहा, और कोई भी नीति जो धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव करती है वो असंवैधानिक होगी। क्योंकि हमने बताया था कि 16(1) और 16(2) में भेदभाव को रोकने का कार्य करता है, और 16(4) के बाद 16(3) से ऊपर किसकी बात करता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या कर रहा है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 करता है। तो ये
छुआछूत ऐसा नहीं है कि एक नियम बना दिया कि नहीं भाई ये छुआछूत का भी एक हमें अंत करना है, बट अंत कैसे करना है, कैसे लोग मानेंगे? जो सदियों से चला आ रहा है, जो सदियों से लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं समाज में, वो कैसे एक दिन में सही हो जाएंगे? ठीक है। और अगर सही मायने पे बात कहा जाए, भले ही वो दंडनीय अपराध बना दिया गया इसको, इसलिए अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है कि अगर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करते हो, जाति के आधार पर, जाति सूचक शब्द यूज करते हो, या छुआछूत को आप बढ़ावा देते हो, ऐसे ऐसे केसेस में आपको जेल हो सकती है। उसको उसके लिए सरकार ने दो नियम भी बनाए हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 लागू किया गया है, जो अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, या इसे कहा गया है अत्याचार निवारण एक्ट। अत्याचार निवारण एक्ट 1989, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी अस्पृश्यता और संबंधित अत्याचारों के खिलाफ सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है। इसको तो आप पढ़ोगे ना, जो अत्याचार निवारण एक्ट 1989 है, इसमें आप देखोगे तो आप अगर किसी को जाति सूचक शब्द यूज करते हो, या आप लेट से छुआछूत करते हो, या कुछ भी ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हो, तो आपको सजा के प्रावधान है। ठीक है। तो हालांकि समाज में इतने दिन से 1950 से लागू है, राइट। 1955 में नियम बन गया ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, और 89 में ये भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज समाज में क्या समानता का वो बन पाया है? नहीं बन पाया है। तो हमें देखने की जरूरत है। नियम के अलावा भी हमें समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत ज्यादा है, कि लोगों के अंदर ये पहले एहसास होना चाहिए कि नहीं, हम सब एक हैं, हम इंसान ही हैं, है ना, सबका ब्लड वही है, सबका ब्लड एक जैसा है, बहता है। ठीक है। और सभी इंसान है, सभी भगवान के बनाए हुए लोग हैं, फिर क्यों भेदभाव किया जाए? ठीक है। तो समाज में ऐसे जागरूकता की भी जरूरत है। नियमों के साथ साथ, नियम तो अच्छे ही हैं बिल्कुल। ठीक है। बात करते हैं उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। तो जो समता का जो मौलिक अधिकार है, उसमें 18वां ये अंतिम अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि राजा महाराजा आदि सूचक शब्दों का यूज नहीं करेंगे, यानी अपने नाम से पहले राजा महाराजा राय राय बहादुर ऐसे शब्द नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 18(1), कोई भी विरासत में मिलने वाली उपाधि नहीं यूज की जा सकती, जैसे राजा नवाब जमींदार आदि, ये उपाधियां हैं जो जन्म के आधार पर मिलती हैं, और इसे यूज नहीं कर सकते, राइट। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता। 18(3) कहता है कि भारत सरकार का अगर अगर कोई कर्मचारी है जो भारत सरकार की सेवा कर रहा है, और उसे कोई विदेशी राज्य से पुरस्कार दे रहा है, तो बिना भारत सरकार की अनुमति से वो नहीं ले सकता उसको। ठीक है। अनुच्छेद 18(4) कह रहा है अगर इवन गैर सरकारी कर्मचारी भी हो, प्राइवेट कर्मचारी है, और उसे कोई दूसरा विदेशी राज्य उसको कोई उपाधि ऐसी दे रहा है, तो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यानी मूल भाव ये है इस अनुच्छेद का, कि कोई भी ऐसी उपाधियां धारण नहीं कर सकता जो कि जन्म के आधार पर हैं। ठीक है। जो कि समाज में भेदभाव करने का कार्य करेंगी। ठीक है। इस चीज को समझना है। जैसे राजा नवाब जमींदार राय राय ये सारी चीज चलते थे पहले, ये नहीं लागू कर सकते। ठीक है। इवन अगर कोई विदेशी राज्य किसी भारतीय को ये उपाधियां देगा, तो बिना भारत सरकार की अनुमति के वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, और भारत सरकार कभी इसकी अनुमति देगा नहीं। ठीक है। इससे संबंधित कुछ केस भी हुए हैं, जैसे एक केस हुआ बलजीत मलिक बनाम भारत सरकार, जो फेमस हुआ बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार से। ये केस किसके नाम से जाना गया? बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार। ये 1906 में केस आया, 1996 में, 1996 में दोस्तों ये केस आया। ठीक है। इस केस में क्या कहा गया कि पृष्ठभूमि इसकी क्या थी? तो याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ऐसे जो पुरस्कार थे, इनको बोला कि ये 18(1) का उल्लंघन करता है, कि किसी को भी ये ऐसे पद धारण करने की अनुमति नहीं देता। 18(1), ठीक है। जब ये चुनौती गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब ऐसा है, कि जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री, या किसी को शैक्षणिक पदवी मिलती है, जैसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई, या इंजीनियर लिखता है कोई व्यक्ति, या एडवोकेट कोई लिखता है,
ये अर्जित की हुई डिग्रियां हैं, ये जन्म से नहीं मिली हैं किसी को, उसने अपनी काबिलियत से, अपने परिश्रम से उसे अर्जित किया है। किसी को भारत रत्न यूं ही नहीं मिल जाता, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, उनको ऐसे नहीं मिल गया है, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। तो ये जो पदवी, ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनके कर्मों पर दिए जा रहे हैं, ना कि जाति पर, ना कि उसके जन्म के आधार पर। तो ये 18 एक ऐसे पदवियों को रोकता है जो जन्म के आधार पर मिलती थी, जैसे राजा, नवाब, महाराजा, ऐसी पदवियों को रोकने का कार्य करता है, ना कि पुरस्कारों को। और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, ठीक है। तो निर्णय में बोला कि 18(1) का उल्लंघन यहां नहीं होता। 18(1) का उल्लंघन तब होता है जब वो सामंती सोच, जैसे राय बहादुर, सर, नवाब, ऐसे चीजों का अगर कोई बोलता है, तब ये उसका उल्लंघन किया माना जाएगा। इंदिरा जयसिंह बनाम भारत सरकार 1995, ये केस आया, इसमें भी ऐसे कहा गया कि 18 के चुनौती दी गई कि जो याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जो पुरस्कार सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ये सामाजिक असमानता को बढ़ाते हैं, और इसलिए ये उल्लंघन कर रहे हैं 18 अनुच्छेद का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बलजीत मलिक मामले में जो इन्होंने दिया था निर्णय, उसी का तर्क देते हुए कहा कि भाई ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं हैं। अब पुरस्कार अर्जित किया जाता है, जबकि उपाधियां जन्म से मिलती हैं, तो पुरस्कार लिया जा सकता है, पुरस्कार में कोई दिक्कत नहीं, और पुरस्कार 18 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता। क्लियर है। तो अब बात करते हैं जो दूसरा है मौलिक अधिकार, हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 19 कह रहा है कि नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त प्रदान करता है। नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 6। आपको मैं इसको एक तरीके से समझाता हूं, ठीक है, एक कहानी के माध्यम से। 19(1) बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा वक्ता है, जैसे कि मैं केजरीवाल जी का एग्जांपल लेता हूं, बुरा मत मानना सर, केजरीवाल जी का एग्जांपल लेता हूं। तो जो केजरीवाल जी हैं, ये अच्छे वक्ता थे, और जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, है ना, दिल्ली में, तो ये उस आंदोलन में गए और अच्छा बोलने लगे। जब अच्छा बोलने लगे तो इनके साथ और भी सारे लोग आके जुड़ गए, तो इनको सभा करने का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? तो सभा। तो वहां पर ये सभाएं करने लगे। क्या करने लगे? सभाएं। लेकिन जो अन्ना आंदोलन में जो सभाएं हो रही थी, कैसी सभाएं हो रही थी? सभाएं कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होनी चाहिए, बिना हथियारों के, यानी कोई भी ऐसा नहीं कि हथियार लहराते हुए, मतलब AK-47 लेके और सभा कर रहा है। वो सिर्फ अफगानिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, भारत में पॉसिबल नहीं है। तो सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्वक सभा होनी चाहिए, ठीक है। तो केजरीवाल जी बहुत अच्छे वक्ता थे 19(1) के तहत। तो जब अच्छे वक्ता थे तो उनको किस चीज का अधिकार मिल गया कि सभा करिए, लेकिन सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्वक। तो ये लोगों को बुला बुला कर सभा करने लगे। जब सभा करने लगे तो इनको लगा कि नहीं यार, लोग तो हमसे जुड़ रहे हैं, जब लोग जुड़ रहे हैं तो हम क्यों ना एक संगठन बनाएं। तो इन्होंने एक पार्टी बना ली। आप आपने देखा होगा, आप आम आदमी पार्टी, राइट, आम आदमी पार्टी। तो संगठन बना लिया। संगठन बनाने की स्वतंत्रता कौन देता है? 19(3), ठीक है। तो इन्होंने आप पार्टी बना लिया। अब जब आप पार्टी बनाए तो क्या सिर्फ दिल्ली में वो प्रचार कर रहे थे? नहीं, वो गुजरात भी गए, वो महाराष्ट्र भी गए, वो मध्य प्रदेश भी गए, तो हर जगह जाने लगे। यानी देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तो ये 19(4) उनको अधिकार देता है कि कहीं पर भी आप जाकर अपने पार्टी, अपने संगठन का प्रचार कर सकते हो, ठीक है, घूम सकते हो। अब घूम रहे हैं तो कहीं जाएंगे तो निवास भी करेंगे, तो निवास कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बसने का अधिकार है। तो कहीं भी भारत के किसी कोने में जाकर जमीन प्रॉपर्टी खरीद कर बस सकते हैं, घर बना सकते हैं। और कोई भी पेशा या व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो राजनीति करें या व्यापार करें, कुछ भी करें, पूरे भारत में उनके लिए इसकी स्वतंत्रता है। तो देखिए, केजरीवाल जी बहुत अच्छे वक्ता थे। 19(1), 19(2) क्या कहता है? वो शांतिपूर्वक सभा करने लगे। 19(3) क्या कहता है? कि उन्होंने आप पार्टी यानी कि एक संगठन बना लिया। 19(4) क्या कहता है? कि देश में कहीं भी घूम घूम कर अपने पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। 19(5) क्या कहता है? कि जब वो देश के दूसरे कोने में घूमेंगे, अपनी पार्टी के लिए क्या लेंगे? जमीन लेंगे, निवास स्थान भी बना सकते हैं अपना, ठीक है, क्लियर। और साथ में कोई पेशा भी चुन सकते हैं। अब मान लीजिए अभी मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ काम करने के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेंगे?
पेशा भी कोई अपना सकते हैं, कोई रोजगार भी कर सकते हैं कहीं पर भी भारत में। ठीक है, तो आई होप आपको 19 अनुच्छेद समझ आ गया होगा। बात करते हैं आगे दोस्तों। तो 19(1)(f, ये जो अनुच्छेद है 19(1)(f, ये संपत्ति का अधिकार है। हम इससे पहले बात किए थे कि ये अनुच्छेद अब नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था। जैसे अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार था। पहले एक था क्या, वो समझ लेते हैं। मूल रूप से भारत में सभी नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता थी। ये मौलिक अधिकार था संपत्ति रखने का। लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, अब ये एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि भूमि सुधार में बहुत परेशानी कर रहा था। क्यों हटाया गया ये देख लीजिए। तो भूमि सुधार गरीबों को भूमि देने, समाजवादी नीतियां अपनाने के लिए बहुत बाधा बन रहा था, इसीलिए। और जैसे वैसे भी डेवलपमेंट के लिए भी, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि रोड बन रही है, सामने किसी किसान की जमीन आ गई, वो बोलेगा नहीं दूंगा, तो कैसे रोड बनेगी? तो इसलिए बहुत जरूरी था इसको हटाना, मूल अधिकार से हटाना। तो इसको मूल अधिकार से हटाकर कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300(a) के तहत। तो मूल अधिकार से हटाया गया है और अनुच्छेद कहां रखा गया है? 300(a) में रख दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अभी भी आपके पास है, यानी किसी की संपत्ति है, उसका राइट है उसको रखने का, लेकिन अब वो मूल अधिकार नहीं है उसका, है ना। सरकार चाहे तो उसको अधिग्रहित कर सकती है, और फ्री में अधिग्रहित नहीं करेगी, उसका मुआवजा देगी, राइट। लेकिन ये अभी मौलिक अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार मिला है। क्या मिला है? संवैधानिक अधिकार मिला है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे दखल देता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, वहां पर आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो एक तो ये हटाया गया था, और इसी से संबंधित एक कानूनी संपत्ति अधिकार था 31, अनुच्छेद नंबर 31, इसको भी हटाकर सेम अनुच्छेद में रखा गया है 300(a) में। ठीक है, इतना समझ लीजिए। बात करते हैं दोस्तों आगे। तो 19 समझ आ गया। 19(1)(f, 19 तो समझ आया, 19 तो अभी भी है। 19(1)(f हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। 20वां अनुच्छेद है अपराधों के लिए दोष सिद्ध। कोई अपराध किया, उसको दोष सिद्धि कैसे करेंगे, उसके संबंध में संरक्षण। कोई अपराध किया है या नहीं किया है, ठीक है, अभी अपराध किया है या अपराधी वो तब होता है जब कोर्ट उसको सजा सुना दे। जब तक नहीं होगा अभियुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभियुक्त कहलाएगा, यानी उस पर एक लांछन लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। तो इसमें 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं। एक है पूर्व व्यापी कानून का संरक्षण। ये देखिए, ये शब्द मैंने जानबूझ के इसलिए डाला कि कई बार बोलेगा पूर्व व्यापी कानून क्या है, उसको समझाइए 2 नंबर पे। तो वो आपको समझना, जैसे एमपीपीएससी में 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वो पूछ सकता है ऐसे। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ प्रोहिबिशन। अब पूर्व व्यापी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक्स है, एक्स ने आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले कोई अपराध करता है, कोई अपराध करता है, ठीक है। अब अपराध कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए चोरी करता है, कुछ भी करता है, अपराध किया। उस वक्त 5 साल पहले, यानी कि आज से 2020 में इस अपराध की सजा कितनी थी? लेट से 6 महीने थी। कितनी थी? 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ थी, 6 मंथ थी। ठीक है, अब इसका केस चल रहा था। केस आपको पता है कि हमारे यहाँ न्यायालय में केस बरसों बरसों चलता रहता है। अब इसका केस का निपटारा हुआ 2025 में। 2025 में इसका फैसला सुनाया गया। इसको फैसला सुनाया गया कि नहीं, ये सच में अपराध किया था इसने। लेकिन 2025 में अब इसी अपराध के अंतर्गत जो सजा है, उस सजा का प्रावधान 1 साल हो गया है। कितना साल हो गया है? 1 साल। नियम बदल गया है। तो अब उसको सजा 1 साल होगी या 6 महीने होगी? तो अनुच्छेद 20(1) ये कहता है कि वो जिस वक्त उसने अपराध किया था, अपराध उसने 2020 में किया था, तो 2020 में जो अपराध की सजा थी उस वक्त 6 महीने, वही सजा उसे भोगनी पड़ेगी, ना कि 1 साल। समझ आई बात? ये कहलाता है पूर्व व्यापी कानून से संरक्षण। यानी इसको पहले के हिसाब से जो सजा थी वही भुगतनी पड़ेगी, आज के हिसाब से आज की जो उसकी सजा है वो भुगतनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, करेक्ट, ये बात समझ आ गई। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है आपको? कि आपको दोहरे दंड से संरक्षण। एक व्यक्ति को किसी भी दो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार नहीं दी जा सकती। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, कई बार होता है, खासकर जो
चोर वगैरह होते हैं, पुलिस अगर एक बार जान ले के 6 चोरी करता है तो कहीं भी चोरी हो मोहल्ले में सबसे पहले उसी को पकड़ लाती है, ठीक है। अब वो केस जाएगा कोर्ट में तो छूट जाएगा अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एक बार चोरी किया था तो उसी को हर बार सजा दी जाएगी, ठीक है। आत्मभेदन, आत्मभेदन निषेध, ये भी शब्द मैंने इसे डाला, वैसे तो आप डाल सकते हो कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आत्मभेदन का मतलब है कि कोई भी अपराधी या कोई भी आरोपी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी पुलिस किसी भी आरोपी से उसी के खिलाफ गवाही नहीं ले सकती, ठीक है। और अगर ऐसा कभी होता है, यही चीज मैं कहता हूं कि अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे ना दोस्तों, तो आपको कोई शोषण नहीं कर सकता। लेट से पुलिस आपको ऐसे पकड़ ले गई और कह रही कि नहीं तुमने ये अपराध नहीं किया, फिर भी स्वीकार करो, मार रही है पीट रही है, बोलेगी नहीं स्वीकार करो। अब तुम्हें लग रहा है कि अगर स्वीकार नहीं करूंगा तो पुलिस तो हमें जान से ही मार देगी, तो आप स्वीकार कर लो। बोले कि लिख के दो, तो बोले ठीक लिख के दे देता हूँ, ठीक है। बोलो कि और मोहल्ले में 2 4 जो केस हुए हैं ना, सारे केस हमने ही किए हैं, सभी को हमें नहीं मारा है, क्योंकि पुलिस के सामने दी गई गवाही वो मान्य नहीं होगी, और भी खुद के खिलाफ, पुलिस के सामने खुद के खिलाफ गवाही दी, जो गवाही दी जाती है वो मान्य नहीं होती, क्योंकि ऐसा माना गया है कि पुलिस जो है उसको मार पीट कर गवाही दिला सकती है। इसलिए पुलिस के सामने जो गवाही दी जाएगी उसकी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है। अंडर अनटिल अनलेस आप अगर मजिस्ट्रेट के सामने गवाही यही देते हो, अपने ही खिलाफ गवाही देते हो, किसके खिलाफ, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तब वो गवाही मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सर ने बोला था कि नहीं आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने अगर वही गवाही व्यक्ति देगा अपने खिलाफ तो मानी जाएगी, उसके खिलाफ उसको सजा हो सकती है। तो एक चीज समझ आई, आत्मवेदन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी अपराधी या आरोपी को पुलिस उसी के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि कैसे भी जीवन जी रहे हो, जीवन जीने का अभिप्राय यहां यह है दोस्तों कि गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हो, आप कैसे जीवन जी रहे हो, गरिमापूर्ण, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हो, इस चीज का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी, दोनों को प्राप्त है। अगर यहाँ कोई विदेशी भी रह रहा है उसको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी रह रहा तुम जाके उसको चाटा मार दोगे या उसको गालियां दे दोगे, नहीं, आपके खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि इस हमारा संविधान मौलिक अधिकार उसको 21 के अंतर्गत राइट देता है कि यहाँ पर चाहे वो नागरिक है या नहीं है, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के अधिकार को बहुत विस्तृत रूप से डिफाइन किया है, समझिए। सम्मान पूर्वक जीने का, जीवन जीने का अधिकार का मतलब है कि गरिमापूर्ण जीवन जीना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदा रहो, गरिमापूर्ण इज्जत सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है, जो नागरिक है यहाँ के उनको अस्पताल, इलाज, स्वच्छता, इन चीजों का अधिकार है। इवन जो गैर नागरिक हैं उनको भी ये अधिकार है कि उनको फ्री से अस्पताल, मुफ्त, जैसे सरकारी अस्पताल हैं वहां जाओ आपको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसका इलाज मिलेगा, ठीक है। और जहां रह रहे हो वहां स्वच्छता होनी चाहिए, ये आपको मूल अधिकार है आपका। पर्यावरण, यानी स्वच्छ हवा मिले, जल मिले, पर्यावरण साफ हो, इसका भी अधिकार आपको दिया गया है। निजता, राइट टू प्राइवेसी, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार भी मूल अधिकार है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, यानी अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी क्या है, मूल अधिकार है। और निजता का अधिकार कहां है, अनुच्छेद 21 में है। ये पूछा जा सकता है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 21 में। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का यह मौलिक अधिकार है। पहले दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 है, अनुच्छेद 45 में था। अनुच्छेद 45 में यह दिया गया था कि मुफ्त शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के लिए दी जानी चाहिए, क्योंकि जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, इसमें उस भाग 4 के जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो प्रोवाइड करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है। समझ आई बात। एक चीज आपको यह समझना है कि जो अनुच्छेद 3 है,
यह वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब यह है कि अगर अनुच्छेद 3 की कोई भी अनुच्छेद या कोई भी ऐसे प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उससे रिट जारी करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के माध्यम से, और वो लागू होगा। ठीक है, यानी कि आप भाग 3 को लागू कराने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भाग 4 है नीति निदेशक तत्व, उसको लागू कराने के लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वो वाद योग्य नहीं है, ये बात समझना है आपको। तो यहां कहा गया है कि जो 45 अनुच्छेद था उसको, पहले वो नीति निदेशक तत्व था, यानी पहले सरकारें बाध्य नहीं थी सभी बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अब कब से 86वां संशोधन हुआ 2002 में। 86वां संशोधन हुआ कब? 2002 में। तब से 21 ए में, जो अनुच्छेद 21 था, इसमें 21 ए जोड़ा गया और 21 ए के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती है, सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। समझ आई बात? न्याय प्राप्ति का अधिकार, यानी निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई हो, इसका अधिकार है। खाद्य, राइट टू फूड, खाने का भी अधिकार है बेटा। जीवन जीने का अधिकार, जीवन के लिए। जीवन तो तभी जियोगे ना जब खाना मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा यानी कोई भूखा ना मर जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है इस तरह से कुछ। तो जीवन जीने का मतलब यह नहीं कि तुम बस ऐसे जी रहे हो, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अस्पताल में मुफ्त इलाज होना चाहिए, स्वच्छ हवा मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी एक्ट भी ये आ गया है। ठीक है, यह भी निजता का अधिकार है, जीवन जीवन का अधिकार है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। इससे कुछ प्रमुख निर्णय जो हुए हैं, जजमेंट्स हुए हैं। पहला तो है AK गोपालन बनाम भारत सरकार। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है क्या नजरबंदी, प्रिवेंशन डिटेंशन, क्या ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि नजरबंदी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया गया है। नजरबंदी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो शायद अपराध कर सकता है, यानी शक के आधार पर अगर पुलिस चाहे तो उसकी नजरबंदी कर सकती है, जिसकी वजह से कहीं दंगा हो सकता है या कुछ ऐसी घटना हो सकती है समाज में, तो उसको नजरबंद किया जा सकता है। और अगर नजर, ये प्रक्रिया है, और अगर नजरबंद कानून की प्रक्रिया के अनुसार किया गया है तो यह अवैध नहीं है और ये 21 का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, बाद में एक केस हुआ मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। 1978 में केस हुआ, बहुत फेमस केस था। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। ठीक है, मेनका गांधी का। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी अनुच्छेद 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न केवल वैध होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष भी होनी चाहिए और गैर मनमानी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ गैर मनमानी ढंग से कार्रवाई कर रहे हो। इसने अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के साथ जोड़ा, बोला कि ये इनका उल्लंघन है, जिससे मौलिक अधिकारों का एक व्यापक ढांचा तैयार हुआ। बात समझ आई? तो यहां पर ये केसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 21A की। 21A अनुच्छेद जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अभी बताया। ठीक है, कि ये कब हुआ था? तो मैंने बताया कि ये कब किया गया था। तो ये बेसिकली 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसके माध्यम से ये पहले 45 अनुच्छेद 45 नीति निदेशक तत्व में था, भाग 4 में, वहां से उठाकर इसे मूल अधिकार बनाया गया और 21A अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। और निःशुल्क शिक्षा कब? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन इसको लागू करने के लिए एक अधिनियम आया 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या RTE भी बोलते हैं इसको, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस अनुच्छेद के माध्यम से इस संशोधन को लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया, और इनके कुछ प्रावधान हैं, जैसे बच्चों को एक तो नजदीकी स्कूल में दाखिला मिले। इसीलिए वैसा हो गया है कि अगर आप इस लोकेशन में रहते हो तो इस लोकेशन के आस एक स्कूल है यहाँ, तो सबसे पहले ये स्कूल आसपास के बच्चों का एडमिशन कराएगी। प्रायोरिटी होगी कि आसपास के जो बच्चे हैं
पहले वो यहाँ पर दाखिला लें, यहाँ पर एडमिशन लें, फिर अगर कोई सीट वैकेंट है तब वो दूर के बच्चों को एडमिशन देंगे। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है आरटीई में। ठीक है, दूसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी कोई भी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, उसमें 25% वहां की जो सीट होंगी वो किसके लिए आरक्षित होंगी? जो गरीब तबके के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए आरक्षित होगी। बच्चों को शिक्षा के दौरान निष्कासित नहीं किया जा सकता, यह भी प्रावधान किया गया। और शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का रोक भी लगाया गया है। ठीक है, कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी डीपीएस द्वारका स्कूल में ऐसी कोई परेशानी आ गई थी फीस उसको लेकर, ठीक है, तो पेरेंट्स इसी अनुच्छेद का हवाला दे रहे थे, 21A का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 21A महत्वपूर्ण मामले जो इसके हैं, इसके जो कुछ वाद हैं, एक हुआ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ये 1992 में हुआ था। कब? 1992। मुद्दा क्या था? एक निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फीस, जो मैनेजमेंट फीस ली जाती है दोस्तों, मैनेजमेंट फीस ली जाती है ना, अच्छी मोटी खासी, उसके लिए ये मोहिनी जैन कहाँ चली जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट। और ये कहती हैं कि शिक्षा का अधिकार जो आरटीआई है 21, जीवन का अधिकार, और 21A का ये उल्लंघन है। ठीक है, 21A का क्या है? ये उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा का अधिकार 21A जीवन का अधिकार है और इसका हिस्सा है। इसने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिसने अनुच्छेद 21A की नींव रखी है। यानी 21 जो जीवन जीने का अधिकार है, यही अनुच्छेद 21A की नींव है। समझ रहे हो? तो ये केस आया इनका निर्णय। ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, 1993 का केस आया था। मुद्दा क्या था? क्या शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 21A में प्रावधान किया गया है, जो कि शिक्षा क्या है? एक मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 22, तो ये जो हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का, ये अंतिम अनुच्छेद है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कहा गया है निवारक नजरबंदी के खिलाफ। अब नजरबंदी, अभी मैंने बताया था दोस्तों कि नजरबंदी क्या है। नजरबंदी कब होती है? जब किसी वकील से सलाह लेने का अधिकार है क्या? गिरफ्तारी, तो 21A, साधारण गिरफ्तारी के समय दो तरह की गिरफ्तारी होगी, एक साधारण गिरफ्तारी और एक निवारक नजरबंदी, जो अभी बात कर रहे थे। अगर साधारण गिरफ्तारी होती है, जो कि 21-22-1 और 22-2 में दिया गया है। ठीक है, 21-22-1, 22-1 और 22-2 में दिया गया है। साधारण गिरफ्तारी, किसी वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आप चाहो तो पुलिस को कह सकते हो कि भाई हमारे वकील को बुलाओ, हमें अपने वकील से बात करनी है। अगर पुलिस आ रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपको अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 22 अधिकार देता है कि आप पुलिस से पूछो कि भाई आप मुझे किस कारण की वजह से, कौन सा केस मुझ पर है जिसकी वजह से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। यानी कारण जानने का अधिकार, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपको कारण बताए। और 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी ये पुलिस की है। यानी अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के बाद पेश नहीं करती, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आपके लोग जाकर रिट जारी करा सकते हैं। निवारक नजरबंदी क्या है, पहले समझ लेते हैं। ये निवारक नजरबंदी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, कि कई बार क्या होता है कि कोई घटना होने वाली हो, उससे पहले ही पुलिस को इनपुट मिला कि ये व्यक्ति ऐसी कोई घटना कर सकता है, ऐसा कोई केस कर सकता है, ऐसा कोई अपराध कर सकता है। अभी उसने किया नहीं है, बट उसको निवारक, यानी उससे बचने के लिए उसको नजरबंद किया गया। यानी उसको क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया, रोक दिया गया। कई बार कई नेताओं की नजरबंदी हो जाती है। जब जम्मू कश्मीर में अभी ये 370 हटाया गया था, 370, तो क्या हुआ था? कई नेताओं को, वहां के जो नेता थे, उनको नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था पुलिस को कि अगर ये बाहर जाएंगे, भाषण देंगे, पब्लिक उससे क्या हो सकती है? भड़क सकती है, और भड़केगी, दंगा हो सकता है। तो निवारक नजरबंदी ये 22 अनुच्छेद की सब क्लॉज 3 से लेकर 7 तक दिया गया है। क्या कहा गया है? वकील से सलाह लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। यहां पर वकील से सलाह लेने की
अधिकार मिलता है साधारण गिरफ्तारी में। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं होती, जबकि यहां पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होती है। कारणों की सूचना, किस कारणवश नजरबंद किया जा रहा है, कुछ कारण बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते, कुछ बता भी सकते हैं, या गोपनीय जानकारी होगी तो उसे छुपा भी सकते हैं। सलाह प्रतिवाद करने का अवसर दिया जाता है। अधिकतम नजरबंदी 3 महीने की होगी, अगर 3 महीने तक ही आप किसी को नजरबंद कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा नजरबंदी बढ़ानी है तो बिना सलाह बोर्ड की अनुमति के नजरबंदी नहीं बढ़ाई जा सकती। समझ आई बात? तो ये हो गया आपका निवारक नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, तो एक तो साधारण गिरफ्तारी के समय क्या अधिकार प्राप्त है, और निवारक नजरबंदी के मामले में क्या अधिकार प्राप्त है और क्या नहीं है। बात करते हैं जो तीसरा, ये तीसरा आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध ये देता है अनुच्छेद 23 से लेकर 24, 23 और 24 में। तो 23 में क्या कहता है, मानव तस्करी बलात् श्रम, यानी कि मानव तस्करी नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। एक जगह से लोग यहाँ से लोगों को ले जाते थे, दूसरी जगह बेच देते थे। आज भी हालांकि कई एक्सटेंट में हो रहा है कि यहाँ से लोग ले जाते हैं, कई बार जो खाड़ी के देश हैं वहां पर लोग बेच देते हैं। यहाँ पर बोलेंगे जवाब दिलाने के लिए ले जा रहे हैं, और वहां पर बेच देते हैं, फिर उनका पासपोर्ट जब्त हो जाता है, फिर वो बेचारे आ नहीं पाते। तो ऐसे कई केसेस होते हैं ना। तो मानव तस्करी पर रोक लगाया कौन, अनुच्छेद 23। भिक्षावृत्ति जैसे बेगारी, कई बार आप देखते होंगे समूह, ऐसे कुछ समूह हैं जो जबरदस्ती छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का कार्य करते हैं, ये नहीं करा सकते। बेगारी किसी से नहीं करवा सकते, यानी बिना मजदूरी के आप किसी से काम नहीं करा सकते हो, ये सब प्रतिबंधित किया गया है। मानव की खरीद खरीद फरोख्त मैंने बताया ये बंद हो गया है। जबरन मजदूरी आप किसी से नहीं करा सकते। बेगारी कराना यानी बिना पैसे की मजदूरी कराना आपको नहीं करा सकते, ये आप अनुच्छेद 23 कह रहा है कि ये विरुद्ध है इसके। ठीक है, कानूनी संरक्षण क्या प्राप्त है इसको रोकने के लिए, ऐसे किसी भी कार्य के लिए अपराधी को कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा अगर कोई ऐसा करेगा। सरकार भी नहीं कर सकती किसी को बलात् आश्रम के लिए मजबूर, और ना ही कोई निजी व्यक्ति किसी को मजबूर कर सकता है बेगारी करने के लिए, या किसी का मानव तस्करी कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं 24 अनुच्छेद की। अनुच्छेद 24, बच्चों को कारखानों आदि में काम पर नियुक्त करने का प्रतिषेध। पहले क्या था कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे इनको बोला गया था कि आप कारखानों में काम न करें, माइंस में इनको नहीं रखा जाएगा, जो खतरनाक जगह हैं उनको वहां पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन बाद में एक अधिनियम आया, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986। 1986 में बोला गया कि 14 साल से अगर कम आयु का बच्चा है तो उसे किसी भी जगह पे काम पे नहीं रखा जा सकता, सिवाय उसके जो घर का काम होगा, जो पारिवारिक काम है उसको छोड़कर। अच्छा माफ करिएगा 1986 वाले में तो ये बोला गया था कि खतरनाक जगह पे 14 साल से कम 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं नहीं रखा जाएगा, 1986 कह रहा था। लेकिन जो 2016 में संशोधन आया उसमें बोला गया कि 14 साल से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको कहीं पर भी काम पे नहीं रखा जाएगा, सिवाय अगर वो घर का काम कर रहे हैं, कोई पारिवारिक कार्य है उसको छोड़कर, पारिवारिक कार्य को छोड़कर कहीं पर भी उनको कार्य पे नहीं रखा जाएगा, चाहे वो माइंस हो, चाहे कारखाना हो, या चाहे नॉर्मल जगह हो। करेक्ट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब ये आपका चौथा मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यही दिया गया है। 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, उसका आचरण करने के लिए, उस धर्म का पालन करने के लिए, उसकी पूजा पद्धति करने के लिए आप स्वतंत्र हो, कोई नहीं रोक सकता। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई उस पर रोकेगा नहीं। तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। और धर्म का पालन अभ्यास प्रचार, तो मान उस धर्म को मान भी सकते हैं, उसका आचरण भी कर सकते हैं, उसकी पूजा पाठ भी कर सकते हैं, उसका प्रचार भी करने का आपको अधिकार देता है कौन, अनुच्छेद 25। 26 की बात करें, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, तो जो धार्मिक संस्था हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है, यानी हमारा कोई धर्म है, हमारे धर्म से रिलेटेड हमारा कोई मठ है, कोई मंदिर है, उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। वो संस्था है हमारी, उस संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 26 प्रदान करता है, यानी धार्मिक कार्य का प्रबंधन करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 26 देता है। धर्मार्थ उद्देश्य के लिए हम संपत्ति रख सकते हैं। आप याद करिए जो संत थे केशवानंद भारती, ये इसी अनुच्छेद के
तहत गए थे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला था कि हमारे पास, हमारा जो मठ है इसकी संपत्ति कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो हमारा धर्म है ये एक हमारा संस्था है, और इसे क्या रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार देता है। स्वतंत्र प्रशासन, हम इसका प्रशासन स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं, कोई इस पर दखल नहीं दे सकता। संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार। ठीक है, चलिए 27 क्या कह रहा है, धर्म के प्रचार के लिए करों से छूट। अगर हम धर्म का अपना प्रचार कर रहे हैं तो उस पे हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी धर्म का, ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है उसमें किसी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। नो टैक्स, नो टैक्स। तो धर्म में कोई टैक्स नहीं होगा। यही क्या कहता है, यही क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का महत्वपूर्ण पहलू है। और नागरिकों को यह अधिकार है कि उनके द्वारा दिए गए करों, और यह भी है अधिकार, एक तो धर्म के लिए टैक्स नहीं दिया जाएगा, लिया जाएगा, और दूसरा जो सरकार टैक्स नागरिक से लेती है उस टैक्स के पैसे को सरकार किसी भी विशेष धर्म को नहीं दे सकती, किसी भी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं लगा सकती। ठीक है, ये चीज भी आपको समझनी है। ठीक है, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। धारा 28 एक क्या कहता है कि पूरी तरह से जो राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है वहां पर कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म की शिक्षा या प्रचार नहीं किया जाएगा। ऐसे स्कूल या ऐसे महाविद्यालय में जो सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं और संचालित किए जाते हैं उस पर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार और शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 28(2) क्या कहता है कि राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं है, जो किसी धार्मिक शिक्षण संस्था को यदि राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं है और राज्य से किसी प्रकार की सहायता भी नहीं लेती, तो उस संस्था को, उस शिक्षण संस्था को अपने धर्म को पढ़ाने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। समझ आई बात? अगर वो सरकारी है तो उस पर धर्म का प्रचार या धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर वो प्राइवेट संस्था है, धार्मिक कोई शिक्षण संस्थान है, राइट, वहां पर धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 28(3) क्या कहता है कि किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति को, कोई बच्चा, ऐसे किसी बच्चे को आप धर्म की शिक्षा दे रहे हो जो 14 साल से नीचे का है, जो 14 साल से नीचे है, यानी माइनर है, 14 साल से नहीं, माइनर के कैटेगरी में है, किसमें कैटेगरी में है, माइनर के कैटेगरी में है, तो उस केस में धर्म की शिक्षा देने से पहले आपको उसके पेरेंट्स से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप उसे किसी धर्म की शिक्षा दे सकते हो। ठीक है, ये 28 कह रहा है। 28(1) में सरकारी विद्यालय शिक्षण संस्थानों में कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) क्या कहता है, अगर वो प्राइवेट है, सरकार से किसी तरह का पैसा नहीं लेता, तो वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) क्या कहता है कि ऐसे धार्मिक संस्थान जहां पर जो राज्य से सहायता प्राप्त हो, मजबूर नहीं किया जा सकता अनुदेश लेने के लिए, और अगर बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उनके पेरेंट, अगर बच्चे माइनर्स हैं तो उनके पेरेंट्स से अनुमति लिए बगैर उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये है पांचवा आपका, फिफ्थ मौलिक अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। क्या दिया गया है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति भाषा को संरक्षित करने का अधिकार अनुच्छेद 29 देता है। 29 क्या कहता है, 29(1) का जो सब क्लाज है, उपधारा है, कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को संरक्षित करने का उसको अधिकार प्राप्त है। यानी 29(1) के तहत अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का पर्सन है, या कोई भी अल्पसंख्यक है जो भारत में, भारत का नागरिक है, उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। 29(2) क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है, कि किसी भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, ये इस धर्म का है, इस जाति का है, वहां पर सभी बच्चे एक समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। यानी 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक एजुकेशन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। ठीक है। 30(2) क्या कहता है कि केवल अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण ऐसा सरकार नहीं कर सकती कि उनको कोई अनुदान ही ना दे। सरकार अगर सभी इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अनुदान दे रही है, तो वो अल्पसंख्यकों का जो इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यकों की जो शैक्षणिक संस्थान है, उनको भी अनुदान देने के लिए बाध्य होगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक खास अल्पसंख्यक वर्ग का है तो आप कोई भी सरकार उसको अनुदान नहीं देगी, नहीं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो 30(1) क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान ओपन कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। 30(2) क्या कहता है कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यकों का है तो ऐसा नहीं कि सरकार उस पर भेदभाव करेगी, उनको भी अनुदान दे सकती है सरकार। हम बात करते हैं दोस्तों 31, अनुच्छेद 31 क्या कहता है। अनुच्छेद 31 अब यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, पहले तो यह समझ लीजिए। अभी आपको बता रहा था कि 19(1)(f) को भी हटाया गया था और इसे 300(a) में रखा गया है, अनुच्छेद 300(a) में। अनुच्छेद 31 को भी इसी में रखा गया है और एक ही बार जब संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, तब 21 को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये क्या है? यह भी एक संपत्ति का अधिकार ही है। यह भी किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से है। पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 19(1)(f) और 31 अनुच्छेद को किसमें जोड़ा गया है? अनुच्छेद 300(a) में। ठीक है। क्यों हटाया गया? तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार है और इसके कारण भूमि सुधार कानूनों जैसे जमींदारी उन्मूलन लागू करने में कई कानूनी चुनौतियां आई थी। इसीलिए सरकार को इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार में 301 की अनुच्छेद में डालना पड़ा। ठीक है। यहां तक बात समझ आई दोस्तों। अगला अनुच्छेद जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 ये आपका 6वां संवैधानिक अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा या हृदय। किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी यही अनुच्छेद देता है। यानी जो आपको 1 से 6 तक, 14 से लेकर 30 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उनकी जो संवैधानिक गारंटी देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? 32। सारे मौलिक अधिकार सिर्फ 32 की वजह से ही टिके हुए हैं और उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों? और चलिए इसकी विशेषता समझ लेते हैं। किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। किस स्थिति में? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। कहां याचिका कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। कौन सी रिट मिलती है? 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है इन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। ठीक है। और ये खुद भी एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 खुद भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो कौन कौन से रिट हैं जो मौलिक अधिकार के माध्यम से, यानी अनुच्छेद 32 के माध्यम से कोर्ट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार लागू करने के लिए? वो समझते हैं। ये 5 रिट हैं दोस्तों। एक है पहले हैबियस कॉर्पस। पहली है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्ड को बहुत समझना है दोस्तों, मैंने बताया ना, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझाइए, ये क्या है? किसी व्यक्ति को गैर कानूनी अगर हिरासत से मुक्त कराने का, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने कैद, मतलब गिरफ्तार कर लिया है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है और इसके तहत पुलिस को उसे हिरासत से मुक्त कराना पड़ेगा। समझ आई बात?
दूसरा है मैडमस, परमादेश। मैडमस या परमादेश। परमादेश क्या है? मैडमस, किसी सरकारी अधिकारी संस्था को कानूनी कार्य करने का आदेश देना। किसी सरकारी संस्था या कोई सरकारी संस्था है या अधिकारी है जो काम नहीं कर रहा है, जो उसका काम है, एक्चुअली उसकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको परमादेश दे सकता है, यानी मैडमस रिट जारी कर सकता है। मैडमस रिट जारी कर सकता है उसको वो काम करने के लिए। कोई अधिकारी काम करने से अगर इनकार कर दे, लेट से अगर आप कहीं पुलिस चौकी गए और आपका कोई आपके साथ फोन चोरी हो गया, कुछ हो गया, आपने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज अगर पुलिस नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ रिट परमादेश जारी करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। ठीक है। अगला है प्रोहिबिशन, निषेध। प्रोहिबिशन, निषेध, ये कहता है कि निचली अदालत को उस कार्यों को करने से रोकती है जो कि उसका कार्यक्षेत्र नहीं है। कोई भी निचली अदालत है ऐसी कार्रवाई कर रही है जो उसका कार्यक्षेत्र नहीं है, उस कार्रवाई को करने से रोकता है कौन? निषेध, यानी प्रोहिबिशन रिट। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या कहता है कि निचली अदालत के फैसले को निरस्त करना। जब गलत कानून या प्रक्रिया अपनाई गई हो, यानी अगर निचली अदालत कोई गलत प्रक्रिया या कानून के माध्यम से कोई ऐसा आदेश दिया हो जो कि गलत है, तो उत्प्रेषण रिट के माध्यम से, उत्प्रेषण रिट जारी करा के उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। अगला है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा, ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह इस पद पर किस अधिकार से है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति उस पद पे बैठा है जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ये अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी करके उससे पूछा जा सकता है कि भाई तुम किस हैसियत से इस पोस्ट पर बैठे हो। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है होकर सरकारी पद पर बैठा है तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी की जा सकती है। ठीक है। तो ये 5 तरह की, हैबियस कॉर्पस, परमादेश या मैडमस, प्रोहिबिशन निषेध या उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा नामक 5 रिट जारी कर सकते हैं उस मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों यहां तक 32 तक समझ आ गया। अब बात करते हैं फटाफट 33, 34, 35, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए। सशस्त्र बलों के अधिकार की सीमा। सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों, और जैसे सशस्त्र बल हो गए, पुलिस बल हो गए, खुफिया विभाग हो गए, इनको कुछ मौलिक अधिकारों पे कुछ छूट दी गई है। मौलिक अधिकारों पे कुछ छूट दी गई है ताकि वो लोग शासन व्यवस्था को बनाए रखें। और इससे रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को नहीं है, संसद को है। केवल किसको है? संसद को है। तो संसद ही इससे सशस्त्र बलों से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है। ये कह रहा है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है कि मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों की सीमा निश्चित की जाएगी। अगर राज्य में संकट काल की स्थिति है, ठीक है, किसी राज्य में लिस्ट राष्ट्रपति शासन लागू है या कुछ ऐसी स्थिति है, उस केस में मौलिक अधिकार की एक सीमा निश्चित होगी, यानी मौलिक अधिकार को कर्टल किया जा सकता है थोड़ा। ठीक है। 35 क्या कह रहा है कि संसद का विशेष विधायन अधिकार। संसद का विशेष विधायन अधिकार, मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन और सीमा तय करना, ये किसका अधिकार है? संसद का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, क्या डिटेल में आप पढ़ना पसंद करते हैं या मैं शॉर्टकट में वीडियो बनाएं, ठीक है, अगर क्या आपका मत है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। और दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।